बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया के बारे में बात करेंगे। किन बैक्टीरिया को ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया कहा जाता है? जिन बैक्टीरिया के अंदर जिनके सेल्स में कोई फॉरेन जीन ऐड किया गया हो। अब फॉरेन जीन का मतलब ये है कि ऐसा जीन जो बैक्टीरिया का अपना ज़ाती जीन नहीं है। अगर किसी और ऑर्गेनिज्म का, किसी डिफरेंट स्पीशीज़ का कोई जीन लेकर बैक्टीरियल सेल में ऐड कर दिया जाए तो इस बैक्टीरियम को ट्रांसजेनिक बैक्टीरियम कहा जाता है। अब इसका प्रोसीजर क्या है? पहला स्टेप ये होगा कि हम कोई सोर्स सेल लेंगे। ये सोर्स सेल बैक्टीरियम भी हो सकता है, ये कोई प्लांट भी हो सकता है, कोई एनिमल सेल भी हो सकता है। ये हमारी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा कि हमें ज़रूरत क्या है, हम क्या चीज़ हासिल करना चाहते हैं, उस लिहाज से हम सोर्स सेल लेंगे। तो सोर्स सेल में से जीन निकालेंगे, उस जीन को बैक्टीरियम के प्लाज्मिड पे लगा के उसको रिकम्बिनेंट डीएनए बना लेंगे। फिर इस रिकम्बिनेंट डीएनए को बैक्टीरियम के अंदर ऐड कर देंगे। अब जिस बैक्टीरियम का प्लाज्मिड लिया है, रिकम्बिनेंट डीएनए भी उसी बैक्टीरियम में इनपुट करेंगे। अब बैक्टीरियम में ऐसा जीन आ गया जो बैक्टीरियम का अपना ज़ाती जीन नहीं है, फॉरेन जीन है। नाउ दिस बैक्टीरियम इज नोन एज ट्रांसजेनिक बैक्टीरियम। अब इस एक बैक्टीरियम, सिंगल बैक्टीरियम से तो हमें फ़ायदा नहीं होगा। ये तो लाखों करोड़ों में हों, इनकी बेतहाशा तादाद हो, तो फिर इससे फ़ायदा मिलेगा। फिर हम इन ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया को एक बड़े वेसल में, एक बड़े इंस्ट्रूमेंट में ऐड करते हैं जिसको बायोरिएक्टर कहा जाता है। अब इस बायोरिएक्टर के अंदर बैक्टीरिया की फूड मौजूद होती है, उसके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर अवेलेबल है, ऑप्टिमम पीएच अवेलेबल है, तमाम ऑप्टिमम कंडीशंस अवेलेबल हैं। तो ये ट्रांसजेनिक बैक्टीरियम इस फूड को इस्तेमाल करेंगे, ऑप्टिमम कंडीशन के ज़रिए ये बार बार डिवाइड करेंगे और इनकी तादाद बढ़ना शुरू हो जाती है। अब इन मैनी बैक्टीरिया में से हम वो एंजाइम ले लेंगे जिसका जीन हमने ऐड किया हुआ है, वो फ़ायदा ले लेंगे जिस मकसद के लिए हमने इसके अंदर जीन ऐड किया हुआ है। तो ये ओवरऑल इसका एक प्रोसेस है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। अब हम आ जाते हैं जी इम्पोर्टेंस की तरफ कि हम बैक्टीरिया को ट्रांसजेनिक क्यों बनाते हैं, इसके पीछे हमारा पर्पस क्या है। पहला पर्पस है प्लांट हेल्थ, यानी हम इसको एग्रीकल्चर में भी और वैसे भी प्लांट की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास एक एग्जांपल है जी, फ्रॉस्ट प्लस बैक्टीरिया को फ्रॉस्ट माइनस बैक्टीरिया में कन्वर्ट करना। अब पहले ये देखना पड़ेगा कि फ्रॉस्ट प्लस बैक्टीरिया क्या है। देखें, जब भी कभी टेम्परेचर, फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है तो उसके दौरान ये प्लांट के ऊपर, उसके लीफ के ऊपर, उसके बड्स के ऊपर आइस क्रिस्टल्स जमा हो जाते हैं। अब इन आइस क्रिस्टल की वजह से प्लांट की हेल्थ को नुकसान पहुंचता है, स्पेशली अगर ये बड के ऊपर, जिसमें से नया पत्ता या नई शाख बननी है, उसके ऊपर ये आइस क्रिस्टल्स इकट्ठी हो जाएं तो उनकी ग्रोथ रुक जाती है। लेकिन ये आइस क्रिस्टल बनी कैसे हैं? एक्चुअली प्लांट की सरफेस पे बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। ये बैक्टीरियम सेल के अंदर एक जीन होता है, ये जीन एक्सप्रेस करे तो प्रोटीन्स बनती हैं। ये प्रोटीन बैक्टीरिया की सेल सरफेस पे जमा हो जाती हैं, बनती सेल के अंदर हैं, लेकिन ये थोड़ा सा प्रोट्रूड होकर उभर कर बैक्टीरिया की सरफेस पे आ जाती हैं। इन प्रोटीन्स को कहा जाता है न्यूक्लिएशन, इकट्ठा करने वाली न्यूक्लिएशन प्रोटीन। अब क्या होता है, इस प्रोटीन के ऊपर एक सिंगल आइस क्रिस्टल आके जमा होती है, तो फिर बाकी इसकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं और इधर आइस क्रिस्टल्स का ढेर लग जाता है। तो इस तरह पूरे बैक्टीरियम के इर्द गिर्द बहुत सारी आइस क्रिस्टल जमा हो जाती हैं, यानी वो उस प्लांट सरफेस के ऊपर ये इकट्ठी हो जाती हैं। तो ये आइस क्रिस्टल प्लांट लीफ के ऊपर, बड के ऊपर किसकी वजह से जमा हो रही हैं या बड़ी क्रिस्टल्स की शक्ल अख्तियार कर रही हैं? बैक्टीरियम की वजह से। तो इस बैक्टीरियम की वजह से छोटी आइस क्रिस्टल बड़ी आइस क्रिस्टल की शक्ल अख्तियार कर रही हैं,
तो इसको हम फ्रॉस्ट प्लस बैक्टीरियम का नाम देते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी में कि इन्हीं बैक्टीरिया के अंदर या तो ऐसा जीन हम ऐड कर सकते हैं जिससे ये प्रोटीन बनना बंद हो जाएं, ना ये प्रोटीन बनेगी, ना इनकी वजह से आइस क्रिस्टल्स बनेगी। या हम ये कर सकते हैं किसी बैक्टीरियम का ये डीएनए लेकर उसमें से यही जीन निकाल कर इस जीन को हम अल्टर्ड कर सकते हैं, इसको चेंज करके दोबारा इसको बैक्टीरियम में ऐड कर दें। बैक्टीरियम वही रहा लेकिन अब उसके अंदर आइस क्रिस्टल बनाने की सलाहियत नहीं रही। जब बैक्टीरिया में आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन की सलाहियत नहीं रहती तो ऐसे बैक्टीरिया को हम फ्रॉस्ट माइनस बैक्टीरिया का नाम देते हैं कि दे हैव नो एबिलिटी टू फॉर्म आइस क्रिस्टल्स। इसी तरह प्लांट हेल्थ में हमारे पास एक और एग्जांपल है इंसेक्ट टॉक्सिन। पहले तो आपको ये देखना होगा कि नेचुरली कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनके पास ऐसे जीन्स हैं जिनकी वजह से इंसेक्ट टॉक्सिन प्रोड्यूस होते हैं, यानी ऐसे केमिकल कंपाउंड बैक्टीरिया में से प्रोड्यूस होते हैं जो इंसेक्ट को किल कर सकते हैं। जैसे एक बैक्टीरियम है बैसिलस थ्यूरीजेनेसिस, इसके अंदर प्लाज्मिड के ऊपर जीन्स हैं, उन जीन की वजह से टॉक्सिक कंपाउंड बनते हैं और ये इंसेक्ट को किल कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, इस बैक्टीरियम में से ये जीन लेंगे, उसको एक और बैक्टीरियम के प्लाज्मिड पे लगा के रिकम्बिनेंट डीएनए बना लेंगे, इस रिकम्बिनेंट डीएनए को बैक्टीरिया के अंदर इनपुट कर देंगे। तो ये अब कॉमन बैक्टीरियम जो है उसके अंदर भी इंसेक्ट टॉक्सिन प्रोड्यूस करने की एबिलिटी आ गई। अब इसको हम कॉर्न प्लांट के सेल में लगा देंगे, फिर इस सेल को टिश्यू कल्चर करेंगे और इससे पूरा एक प्लांट डेवलप करेंगे। अब ये जो कॉर्न प्लांट आपके पास प्रोड्यूस हुआ है ये अब इस पे इंसेक्ट अटैक नहीं कर सकते क्योंकि इनके हर सेल में ये वाला जीन पहुंचा हुआ है, हर सेल में से टॉक्सिक कंपाउंड प्रोड्यूस हो रहे हैं। कोई भी इंसेक्ट जब इनकी रूट्स को, इनके स्टेम को, इनके लीव्स को खाने की कोशिश करेगा तो वो टॉक्सिक कंपाउंड की वजह से डेड हो जाएगा। तो इस तरह हमने एक प्लांट को इंसेक्ट रेजिस्टेंट बना दिया है कि अब कोई भी इंसेक्ट इनकी लीफ को, रूट को ईट अप नहीं कर सकता और प्लांट जिंदा सलामत रहेगा और इसकी पैदावार में भी इजाफा ही रहेगा। तो इसमें हम हमारी किससे जान छूट गई है, हम इंसेक्टिसाइड से हमारी जान छूट गई है कि अब हमें इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इंसेक्टिसाइड के यूज़ से फिर आपको पता है कि और इन्वायरमेंटल पोल्यूशन भी होती है, फिर ह्यूमन हेल्थ को भी नुकसान पहुंचता है, इंसानी सेहत भी मुतासर होती है। ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया का सबसे मज़ेदार फंक्शन क्या है, बायो रेमेडिएशन। हम बैक्टीरिया में ऐसा जीन ऐड कर सकते हैं जिसकी वजह से एंजाइम प्रोड्यूस होंगे, एंजाइम प्रोड्यूस होने से एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट की डिग्रेडेशन हो जाती है। अब जैसा कि कभी ऐसा होता है कि समुद्रों में ऑयल टैंकर, बहरी जहाज़ डूब जाते हैं और उनका पेट्रोल जो वो लेके आ रहे होते हैं, क्रूड ऑयल लेके आ रहे होते हैं, वो समुद्र में फैल जाता है और ये पेट्रोल या क्रूड ऑयल जो है ये पानी की सतह पे ये एक लेयर बना देता है। इस लेयर की वजह से क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है वो पानी के अंदर अब्जॉर्ब नहीं होती और नीचे जो पानी के अंदर एनिमल्स हैं, एक्वेटिक एनिमल हैं, वो सफोकेशन से, दम घुटने से वो मर जाते हैं। अब इसका हल क्या है कि हम बैक्टीरिया के अंदर एक जीन लगाते हैं, बैक्टीरिया बन गया ट्रांसजेनिक, इन बैक्टीरिया को इस समुद्र में मिक्स कर देते हैं, पानी में मिक्स कर देते हैं। तो अब बैक्टीरिया के एंजाइम क्या करेंगे, ये ऑयल कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन की ब्रेक डाउन करना शुरू कर देते हैं। नतीजा क्या होगा कि अब यही वाटर जो है अब इसकी सरफेस के ऊपर क्रूड ऑयल या ऑयल मालिक्यूल हाइड्रोकार्बन एक स्ट्रॉन्ग लेयर की शक्ल में नहीं है, वो हाइड्रोकार्बन टूट गए हैं और इस तरह से बैक्टीरिया को हाइड्रोकार्बन की शक्ल में फूड मिल रही है और वाटर की सफाई हो रही है। तो इस तरह अगर कभी समुद्रों में ऑयल टैंकर तबाह हो जाएं और ऑयल समुद्र की सतह पे जमा हो जाए, एक्वेटिक लाइफ को डैमेज करे, तो उसको ख़त्म करने के लिए, इस पोल्यूशन को ख़त्म करने के लिए हम
ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सिर्फ क्या करना है, बैक्टीरिया ने अपने इस नए जीन की वजह से एंजाइम प्रोड्यूस करने हैं, एंजाइम की वजह से हाइड्रोकार्बन की ब्रेकडाउन होना शुरू हो जानी है, और फिर इस तरह से माइक्रोमॉलिक्यूल बनते हैं, बैक्टीरिया को फूड मिल जाएगी और आपका एनवायरनमेंट, आपके ओशन साफ हो जाएंगे। इसी तरह हम ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया को बायोफिल्टर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। वी कैन यूज़ दैम एज बायोफिल्टर। देखिए, जब किसी भी इंडस्ट्री में फॉसिल फ्यूल बर्न किया जाता है, फॉसिल फ्यूल बर्न किया जाता है तो उससे फिर धुआं पैदा होता है। अब इस धुएं में, एग्जॉस्ट में बहुत सारे पोल्यूटेंट होते हैं जो हमारी एयर को पोल्यूट कर रहे हैं। अब हम ऐसा कर सकते हैं कि हम ये जो इंडस्ट्री की चिमनीज होती हैं, इनकी अंदरूनी सतह पे हम प्लांट कर सकते हैं, लगा सकते हैं किनको, ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया को। अब इनके अंदर ऐसे जीन हैं, ऐसे एंजाइम हैं जो पोल्यूटेंट को की ब्रेक डाउन करते रहते हैं। पोल्यूटेंट जब इधर से धुआं निकल रहा होगा तो ये पोल्यूटेंट जो हैं ये इनके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर अब्जॉर्ब होंगे। नतीजा क्या निकलेगा, अब धुआं बाहर निकल रहा है लेकिन इसके अंदर जो ख़तरनाक पोल्यूटेंट हैं, सल्फ़र वगैरह, वो इसके अंदर मौजूद नहीं रहेंगे। इस तरह हमने इस बाहर जाते धुएं को क्या कर लिया है, फिल्टर कर लिया। अब हो सकता है कि हम कोयला जलाने से पहले पहले उसमें से सल्फ़र रिमूव कर दें। आपको इल्म होना चाहिए कि कोयले के अंदर जहाँ पे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उसके अंदर सल्फ़र भी मौजूद होता है। अब हम क्या करते हैं, ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया जिसके अंदर स्पेसिफिक जीन हमने ऐड किए होते हैं, वो हम कोयले के ऊपर लगा देते हैं, छिड़काव कर देते हैं सॉल्यूशन की शक्ल में। अब बैक्टीरिया में मौजूद एंजाइम कोयले में से सल्फ़र को निकाल लेंगे और कोयले को सल्फ़र फ्री कर देंगे। अब ये बैक्टीरिया ने सल्फ़र जो है वो क्यों लेना है, आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि ये जो सल्फ़र है, बैक्टीरिया इसकी रिडक्शन करके अपने अंदर ऑब्जॉर्ब करता है, फिर इसकी रिडक्शन करके इसको हाइड्रोजन सल्फाइड में कन्वर्ट कर लेता है। और याद रहे, ये हाइड्रोजन सल्फाइड फिर बैक्टीरिया अपनी फोटोसिंथेसिस में भी यूज़ कर लेते हैं, या इनसे एनर्जी कीमोसिंथेसिस भी कर सकते हैं। तो ये तो एनवायरनमेंट के हवाले से ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। लेकिन एक इशू है कि जब ये ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया किसी पोल्यूटेंट को डिग्रेड कर देंगे, उसके बाद फिर ये बैक्टीरिया कहीं हमारे एनवायरनमेंट के नेचुरल कंपोनेंट को तो नहीं नुकसान पहुंचाना शुरू कर देंगे। उससे बचाव का क्या तरीका होता है कि जब बैक्टीरिया के अंदर फॉरेन जीन लगाया जाता है तो साथ इनके अंदर एक सुइसाइड जीन भी ऐड किया जाता है। जो ही इन्वायरमेंट में से पोल्यूटेंट मिलना बंद हो जाता है, जो कि एक्चुअली इनका फूड सोर्स होता है, तो ये सुइसाइड जीन एक्टिव हो जाता है। इसके एक्टिव होने से बैक्टीरिया के अंदर अपोप्टोसिस का प्रोसेस शुरू हो जाता है, सेल्फ डिस्ट्रक्शन का प्रोसेस शुरू हो जाता है, नेचुरल डेथ का प्रोसेस शुरू हो जाता है और ये बैक्टीरिया मर जाते हैं। तो अब देखें, पहले आपने फ़ायदा भी उठा लिया, जब हमें ये लगा कि अब ये कहीं हमारे इन्वायरमेंट के नेचुरल कंपोनेंट को डैमेज ना करना शुरू कर दें, तो बैक्टीरिया में ये जीन एक्टिवेट हो जाता है। तीसरा फ़ायदा जी इंडस्ट्री में है कि हम इंडस्ट्री में ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया की मदद से हम फिनाइल एलानिन अमाइनो एसिड तैयार कर सकते हैं। उसके लिए हम सिंपल क्या करेंगे, कोई भी सेल बॉडी का, ह्यूमन का सेल ले लेंगे, स्पेशली लीवर सेल या कोई और सेल, उसमें से वो जीन निकालेंगे। ये जीन प्लाज्मिड पे लगा के बैक्टीरिया के अंदर भेज देंगे। अब बैक्टीरिया क्या हो गया जी, रिकम्बिनेंट, क्योंकि अब इसके अंदर वो जीन है जो इसका अपना नहीं। अब ये जीन एक्सप्रेस करेगा, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होगी, इसकी वजह से अमाइनो एसिड बनना शुरू हो जाता है, फिनाइल एलानिन। ज़ाहिर है ये अकेला अमाइनो एसिड तो नहीं होगा, ये पूरी एक चेन होगी, पेप्टाइड इसको कहा जाता है। और एक्चुअली वो पेप्टाइड फ्रेगमेंट बनता है पूरा, जब जीन एक्सप्रेस करता है, याद रखिएगा, उससे फिर पूरा एक पेप्टाइड फ्रेगमेंट बनता है। वो मुश्तमिल होता है किन अमाइनो एसिड पे, फिनाइल एलानिन एंड अदर अमाइनो एस्पार्टिक एसिड एंड देन मैनी अदर अमाइनो एसिड्स। ये ऐसे, और इधर भी ये ऐसे, ये बाकी अमाइनो एसिड हैं।
कोई और अमाइनो एसिड है, ये बीच में कहीं पे ये फिनाइल एलानिन और अस्पार्टिक एसिड अमाइनो एसिड का आपस में बॉन्ड बना होता है, तो इसको हम पेप्टाइड कहते हैं। तो ये पेप्टाइड हम बैक्टीरिया में से निकाल लेते हैं, फिर इसकी डाइजेशन करवा के इसमें से फिनाइल एलानिन अमाइनो एसिड हम अलग कर लेते हैं। या फिर हम ये भी कर सकते, और फिर इस फिनाइलएलानिन के साथ दोबारा किसका रिएक्शन करवाते हैं जी, अस्पार्टिक एसिड का, और इस तरह से हमारे पास एक दो अमाइनो एसिड का कॉम्बिनेशन बन जाता है डाईपेप्टाइड। इसमें से एक अमाइनो एसिड फिनाइलएलानिन है, एक अस्पार्टिक एसिड है। इन दोनों अमाइनो एसिड के कॉम्बिनेशन को एस्पार्टेम भी कहा जाता है। दिस इज एस्पार्टेम। और ये जो एस्पार्टेम है ये एक्चुअली स्वीट इन टेस्ट। आपको पता है कि मीठा जायका जब भी हम नाम लेते हैं तो हमारे जहन में कार्बोहाइड्रेट का नाम आता है, लेकिन अस्पार्टेम कार्बोहाइड्रेट नहीं है, इट इज़ डाईपेप्टाइड। दो अमाइनो एसिड का कॉम्बिनेशन है, फिनाइलएलानिन और अस्पार्टिक एसिड, और ये मीठा होता है। अब इस मीठे कंपाउंड को हम न्यूट्रास्वीट भी कहते हैं, और ये डायबिटिक पेशेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब ये देखें, जो शुगर के मरीज़ हैं उनका मीठा खाने को दिल चाहे भी तो वो मीठी चीज़ नहीं खा सकते, क्योंकि वो मीठी चीज़ खाएंगे, कार्बोहाइड्रेट खाएंगे, शुगर खाएंगे, तो उनके ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। तो अब वो बेचारे क्या करें, तो उनके लिए ये अस्पार्टेम है। अब वो खा सकते हैं क्योंकि मीठा ज़रूर है बट इट इज़ नॉट कार्बोहाइड्रेट। तो ये मीठा जितना मर्ज़ी खा लेंगे तो उनके ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट है ही नहीं है। इसे इसको न्यूट्रास्वीट कहते हैं। मीठा ज़रूर है लेकिन इसकी वजह से न्यूट्रा मीन नो इंक्रीज इन ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड। लेकिन अब इसके ऊपर मुख्तलिफ हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से रिसर्च सामने आ रही है कि ये ह्यूमन हेल्थ के ऊपर इसके और बड़े बुरे असरात हैं। वो फिर दोबारा कभी किसी टॉपिक में हम डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद जी यूज़ इन माइनिंग। माइनिंग पहले क्या है इसको समझिएगा। आपको पता हो कि हमारी ज़मीन के नीचे ये कोई भी मेटल है, मैं इसको एम से शो कर रहा हूँ, तो ये प्योर फॉर्म में नहीं है, ये दूसरे मिनरल्स इसके साथ अटैच होते हैं। तो ये मेटल और ज़मीन के नीचे मेटल और इसके साथ मिनरल जो अटैच हैं, इस कॉम्बिनेशन को आप क्या कहते हैं, ओर। अब ज़मीन में से ओर में से ये स्पेसिफिक मेटल एक्सट्रैक्ट करने का प्रोसेस, निकालने का प्रोसेस क्या होता है, माइनिंग होता है। तो उसमें क्या किया जाता है कि सिंपल ऐसे प्रोसेसेस अख्तियार किए जाते हैं कि इसमें से मिनरल्स निकल जाते हैं, अलग हो जाते हैं, और ये मेटल, स्पेसिफिक मेटल, ये आयरन हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, तो ये मेटल हम बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन ये बड़ा महंगा प्रोसेस है और इसके लिए बड़ी हैवी मशीनरी की ज़रूरत होती है, बड़ा कम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो इसके बजाय हम क्या कर सकते हैं, हम कोई बैक्टीरिया लेंगे, ये ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया, ये, और इनको इस ओर के ऊपर अप्लाई करेंगे। हम ज़मीन में से ओर निकालेंगे और उस ओर के ऊपर ये ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया अप्लाई कर देंगे। अब क्या होगा, ये बैक्टीरिया इन मिनरल्स को एज फूड यूज़ कर लेंगे, क्योंकि जैसे हमें मिनरल्स एज फूड की ज़रूरत है, कैटलिस्ट के तौर पे या कोफैक्टर के तौर पे हमें यूज़ करते हैं, इसी तरह बैक्टीरिया को भी तो मिनरल्स की ज़रूरत है। तो बैक्टीरिया क्या करेंगे, इस ओर में से मिनरल्स को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेंगे और पीछे मेटल अकेली रह जाएगी। फिर इस मेटल को हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और प्योरीफाई कर लेंगे, फिर इसको हम यूज़ कर लेंगे। तो ये चूँकि लिविंग ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया की मदद से ये माइनिंग की जा रही है, स्पेसिफिक मेटल एक्सट्रैक्ट की जा रही है, तो इस प्रोसेस को बायो लीचिंग प्रोसेस भी कहा जाता है। इट इज़ आल्सो नोन एज बायो लीचिंग प्रोसेस। अब इसमें ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया का एक बड़ा इंपॉर्टेंट फ़ायदा हमारे पास आ रहा है जी, ह्यूमन हेल्थ। इससे हम इंसान की बहुत सारी बीमारियों का कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें पहले तो इंसुलिन है, ये बड़ी पुरानी बात है, आपको पता है कि हम
इंसुलिन जीन बैक्टीरिया में इंसल्ट कर देते हैं, फिर वो इंसुलिन हार्मोन बैक्टीरिया सेल के अंदर प्रोड्यूस होता है। वो हार्मोन वहाँ से कलेक्ट करके इंजेक्शन की फॉर्म में मार्केट में सप्लाई किया जाता है और इससे शुगर की बीमारी का इलाज किया जा रहा है, डायबिटीज़ मेलाइटिस। देखिए रूल वही है, पहले जीन लेना है, जीन को बैक्टीरिया में एंटर कर देना है, अब इंसुलिन बैक्टीरिया के अंदर प्रोड्यूस होगी। इसी तरह एक और डिजीज़ है हीमोफीलिया। अब हीमोफीलिया डिजीज़ में क्या होते हैं कि ज़ख़म लगने के बाद, इंजरी के बाद ब्लड क्लॉट नहीं होता। इस जेनेटिक डिजीज़ को हम हीमोफीलिया कहते हैं और ये फैक्टर का मतलब है कि ये वो प्रोटीन है जिसकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग होती है। लेकिन होता क्या है कि जीन रिसेसिव हो जाता है तो क्लॉटिंग फैक्टर नहीं बनते, छोटा सा जख्म लगने पर वहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती और ओवर ब्लीडिंग की वजह से डेथ हो जाती है। हम क्या करेंगे, किसी हेल्दी ह्यूमन के सेल में से ये क्लॉटिंग फैक्टर का जीन लेंगे, इसको बैक्टीरिया में ऐड कर देंगे। अब बैक्टीरियल सेल में ये क्लॉटिंग प्रोटीन प्रोड्यूस होगी। अब इस क्लॉटिंग प्रोटीन को हम एज ड्रग मार्केट में सप्लाई कर सकते हैं एज मेडिसिन, और इससे हीमोफीलिया के पेशेंट का इलाज किया जा सकता है। इसी तरह टिश्यू प्लाज्मोजिन एक्टिवेटर, देखिए नेचुरली ऐसा होता है कभी कभार कि जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरी होती हैं, यहाँ पे ब्लड जमना शुरू हो जाता है, ब्लड क्लॉट बन जाता है बगैर किसी जख्म के। इस ब्लड क्लॉट को हम थ्रम्बस भी कहते हैं। विद इन द ब्लड वेसल एक क्लॉट बन जाता है। अब ये सपोज अगर ये ब्लड वेसल हार्ट की तरफ जा रही है तो हार्ट को ब्लड सप्लाई बंद हो जाएगी क्लॉट की वजह से, ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाएगी। जब ज़ाहिर ब्लड नहीं पहुंचेगा तो ऑक्सीजन भी नहीं पहुंचेगी, तो नतीजा क्या होगा, हार्ट अटैक होगा। अगर ये आर्टरी ब्रेन की आर्टरी है, इसमें ब्लड क्लॉट बनने से क्या होगा, ब्रेन को ब्लड सप्लाई मुअत्तल हो जाएगी, ऑक्सीजन सप्लाई रुक जाएगी और इससे वो फालज का हमला होगा जिसको हम स्ट्रोक का नाम देते हैं। तो अब हल क्या है कि ये जो ब्लड क्लॉट है इसको तोड़ा जाए। अब इस ब्लड क्लॉट को तोड़ने के लिए ब्लड वेसल के अंदर ही एक एंजाइम प्रोड्यूस होता है, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। याद रहे, ये जो ब्लड वेसल की अंदरूनी सतह पे सेल होते हैं, एंडोथीलियल सेल, इनमें से ही ये एंजाइम प्रोड्यूस होता है और ये ब्लड क्लॉट की ब्रेक डाउन कर देता है। तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम इस एंजाइम को पहले से प्रोड्यूस करवा के रख लें एज इन फॉर्म ऑफ सोल्यूशन, एज ए ड्रग, जब कभी किसी के बॉडी में क्लॉट डायग्नोज हो, तशखीस हो, तो हम डायरेक्ट ये बॉडी में इंजेक्ट कर दें, क्योंकि बॉडी को इस एंजाइम को प्रोड्यूस करने में वक्त चाहिए। तब तक हो सकता है कि स्ट्रोक भी हो जाए, हार्ट अटैक भी हो जाए। तो सिंपल अब क्या करेंगे, हम इन एंडोथीलियल सेल में से जीन निकालेंगे, उस जीन को बैक्टीरिया के अंदर लगा देंगे। बैक्टीरिया क्या होंगे, ट्रांसजेनिक। अब बैक्टीरिया के सेल के अंदर ये एंजाइम प्रोड्यूस हो रहा है, इस एंजाइम को वहाँ से एक्सट्रैक्ट करके तो ड्रग बना के मार्केट में सप्लाई कर दी जाती है। तो सपोज किसी भी शख्स का MRI टेस्ट हुआ तो पता चला कि उसकी ब्रेन की आर्टरी में क्लॉट बन रहा है, तो डॉक्टर्स फिर ये एंजाइम या इन फॉर्म ऑफ इंजेक्शन सजेस्ट करते हैं कि ताकि इस क्लॉट को फौरी तौर पे तोड़ा जा सके, ब्लड आर्टरी ब्लॉक ना हो सके। अब आ जाते हैं हम हेपेटाइटिस बी वैक्सीन की तरफ। पहले तो ये देखिएगा, जो हेपेटाइटिस बी वायरस है, ये इसका जीनोम है, ये इसका कोई जीन है। अब इस जीन की वजह से वायरस की सरफेस पे प्रोटीन्स बनती हैं, ये इनको सरफेस प्रोटीन कहा जाता है। वायरस की सतह पे ये प्रोटीन्स बनी होती हैं, सरफेस प्रोटीन। और ये सरफेस जो प्रोटीन है, इनको हमारा इम्यून सिस्टम चूंकि डिटेक्ट कर सकते हैं, इनको एंटीजेंस भी कहा जाता है। तो जब कभी ये वायरस हमारी बॉडी में अटैक करता है, लीवर सेल पे अटैक करता है, तो इम्यून सिस्टम जो है कई दफ़ा इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। अगर कर भी ले तो इसके ख़िलाफ़ इम्यून सिस्टम को एक्टिव होने में टाइम लग जाता है, तब तक ये लीवर को डैमेज कर चुका होता है, हेपेटाइटिस बी सामने आता है। अब हम क्या कर सकते हैं, ये जो वायरस का जीन है, ये निकाल के हम बैक्टीरिया में लगा देंगे उसके प्लाज्मिड के ऊपर। अब इस बैक्टीरिया के अंदर क्या प्रोड्यूस होंगी, ये वायरस की सरफेस प्रोटीन, एंटीजेंस, हेपेटाइटिस बी एंटीजेंस प्रोड्यूस होंगे।
ये पूरा वायरस नहीं बना, सिर्फ उसकी जो सरफेस वाली प्रोटीन है वो बनी है। अब इन एंटीजेंस को बैक्टीरिया के सेल में से निकाल कर इंजेक्शन की शक्ल में हम ये ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब ह्यूमन का इम्यून सिस्टम तो ये समझता है शायद वायरस ने अटैक कर दिया है, क्योंकि हेपेटाइटिस के वायरस की पहचान क्या, उसके ऊपर ये स्पेसिफिक प्रोटीन्स मौजूद होती हैं। अब हमने वायरस तो नहीं एंटर किया, लेकिन उसकी सरफेस प्रोटीन एंटर कर दी हैं, तो आपका इम्यून सिस्टम तो यही समझेगा कि वायरस ने अटैक कर लिया है। आपका इम्यून सिस्टम इसके खिलाफ एक्टिवेट हो जाएगा, एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो जाएंगी, और इस तरह से बिफोर टाइम आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। तो ये वो सारे फ़ायदे हैं जो हम किससे उठा रहे हैं जी, ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया से।